हिट पॉइंट नंबर 3, दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, अब आप इक्विवेलेंस पॉइंट देखो, वो थोड़ा हायर ऊपर लेवल में है, बराबर pH 7 पे इक्विवेलेंस नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जैक्ट pH 7 पे था, ये ऊपर है, क्योंकि इसमें क्या है, क्या बोलते हैं, इसमें एक वीक एसिड इन्वॉल्व है। This is the equivalence point halfway up the steep curve. At this point, moles of NaOH added equals to moles of CH3COH in the analyte. The H3O plus ions are completely neutralized by OH minus ions. The solution only contains CH3CO, Na, salt and water. Okay, so पॉइंट नंबर 3 पे क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही है इसलिए क्या है, वहाँ पे हमें सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, क्योंकि जब आपको पता है जब एक एसिड और बेस हम मिलाते हैं, वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। So point 3 is your neutralization point, that is equivalence point. Moving ahead, let me pause here for a second. Can you spot a difference here as compared to case 1, strong acid versus strong base? In the case of weak acid versus a strong base, the pH is not neutral at the equivalence point. वही मैंने जो आपको बताया कि equivalence point का pH यहाँ पे जो है वो ज़्यादा है। पहले वाले इसमें pH क्या था, एग्जैक्ट न्यूट्रल था 7 पे। The solution is basic pH 9 at the equivalence point. Let's reason this out. अब ये बेसिक साइड में क्यों गया इक्वेलेंस पॉइंट, नॉट टू द एसिडिक साइड, नॉट टू द न्यूट्रल, वाई टू द बेसिक साइड? मतलब क्या, इक्वेलेंस पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 3 आपके ग्राफ का, वो 7 pH के ऊपर गया है। अभी आपको तो pH स्केल समझाने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा pH स्केल इज 1 to 14, 7 इज द न्यूट्रल। 7 से ऊपर बेसिक, 7 के नीचे एसिडिक। करेक्ट, क्लियर, इतना तो पता है ना? Yes. गुड, Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। As you can see from the above equation, at the equivalence point, the solution contains CH3CONa salt. This dissociation into acetate ions CH3CO minus and sodium ions Na plus. As you will recall from the discussion of strong acid of strong or weak acid in the case 1, CH3CO minus is conjugate base of the weak acid CH3COH plus. So CH3COO minus is relatively a strong base. Weak acid has a strong conjugate base, and thus this will react with H2O to produce hydroxide ions, thus increasing the pH to 9 at the equivalence point. देखो हमने ना एक पढ़ा था, हर एक वीक एसिड के पास उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है। चलो हम उस स्लाइड पे चलते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो, एवरी वीक एसिड has a strong conjugate base. Similarly, our acetic acid जो weak acid है उसके पास भी एक strong conjugate base है। ठीक है, क्या उसका strong conjugate base है, CH3COO minus। CH3COO minus जो है वो उसका strong conjugate base है, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, OH माइनस आयन और ज़्यादा बनाता है, और इसकी वजह से वहाँ पे बेसिसिटी बढ़ जाती है, एंड द इक्विवेलेंस पॉइंट गोज ओवर टू द अल्कलाइन एरिया एंड नॉट द एसिडिक और टू द न्यूट्रल एरिया। क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ, तो ये है आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला टाइट्रेशन कर्व। तो इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है कहाँ आएगा, towards the base, okay, towards the basic pH। तो ऐसा ध्यान में रखना है, जब स्ट्रॉन्ग जो भी है उस टाइट्रेशन में उसकी तरफ इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो इससे इक्विवेलेंस पॉइंट भी बेस की तरफ आया है। ओके, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो बताओ किसकी तरफ आएगा? इसका ऑपोजिट अगर हम कंसीडर करते हैं, इस टाइट्रेशन में हमने क्या लिया है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेते हैं तो हेलो, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेते हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ आएगा? Strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर हम टाइट्रेशन करते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, तो इक्विवेलेंस पॉइंट न्यूट्रल पे आएगा, बेसिक जोन में आएगा, कि एसिडिक एरिया में आएगा? Acidic area. करेक्ट, Acidic area में। हाँ,
ठीक है, फाइन, यही पूछना था मुझे। ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। ओके, टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, रनिंग अल्कली इनटू एसिड, मतलब क्या, ऊपर अल्कली है ब्यूरेट में और नीचे कोनिकल फ्लास्क में आपका एसिड है, तो रनिंग अल्कली इनटू योर एसिड। ओके, एंड अब यहाँ पे देखो, ये ग्राफ का इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, 6 के नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, समझा? Yes, sir. ओके फाइन, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे कि यू शुड बी क्लियर, क्योंकि वहां पे आप इतनी देर बैठ के रिएक्शंस नहीं लिखोगे टू जस्ट आइडेंटिफाई ग्राफ। आपको सब ग्राफ एक झटके में समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ किसका है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विवेलेंस पॉइंट एग्जैक्ट pH 7 पे आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एसिडिक एरिया में, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का बेसिक एरिया में। क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन, गुड। चलो, suppose our analyte is hydrochloric acid HCl and the titrant is ammonia weak base. HCl is a strong acid, we have that, and the titrant ammonia which is a weak base. If we start plotting the pH of the analyte against the volume of NH3 that we are adding from the burette, we will get a titration curve as shown below. Okay, so what we'll get this titration curve which is shown below, in which there are 4 points, and we are going to study all these 4 points and what is happening at what point. Okay, point number 1 of the graph, let me zoom the graph for you. So point number 1 of the graph, no NH3 added, so the pH of the analyte is low, it's predominantly contains H3O plus from dissociation of HCl. अब ये strong acid है, obviously ये दो के नीचे ही आएगा, ठीक है, सो HCl है, वाटर में डिसोसिएट हुआ है, H3O प्लस एंड क्लोराइड आयंस अपन को मिले हैं। The NH3 is added dropwise, H3O plus slowly starts getting consumed by NH3. Analyte is still acidic due to predominance of H3O plus ions. Okay? क्योंकि क्या है, अभी तक ये acidic है, थोड़ा थोड़ा NH3 हम डाल रहे हैं। Second, at point 2, this is the pH recorded at the time just before completion of the neutralization. Okay? Point 3, this is the equivalence point halfway up the steep curve. At this point, molecules of NH3 added equals to moles of HCl in the analyte. The H3O plus ions are completely neutralized by NH3, but again, do you spot a difference here? In the case of a weak base versus a strong acid, the pH is not neutral at the equivalence point. The solution is in fact acidic at the equivalence point. Let's rationalize this. Okay, why is this happening? Again, because what is happening, we have a always, every weak base has a strong conjugate acid. तो NH3 यहाँ पे क्या है, एक weak base है। ओके, सो NH3 weak base के पास क्या है, एक strong conjugate acid है, that is NH4 plus water, NH3 plus H3O plus. This H3O plus ions will make your solution more acidic. Okay, just because of that, what you are getting your equivalence point in the acidic range. Point number 4, after the equivalence point, NH3 addition continues and as in excess, so the pH increases. NH3 is a weaker base, so the pH is above 7, but is lower than what we saw as a strong base NaOH. Clear? ग्राफ समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, good. Everyone, I can just hear yes from one person. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Moving ahead to the last titration, that is titration of a weak acid with a weak base running acid into alkali. अब यहाँ पे क्या है, weak acid और weak base का हम titration कर रहे हैं. ओके, वीक एसिड वीक बेस का जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तब का ग्राफ देखो, आप ग्राफ को देखो, अब पूरी तरीके से ग्राफ ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सीन दोनों भी वीक हैं. ओके, so totally the graph is very different, but can you observe something, the equivalence point is still at pH 7.
correct? Yes, sir. Okay, so pH of the analyte solution versus volume of titrant added. This graph is completely what you can say, uh, different than what three graphs we saw. And why is it so? We'll be studying it in detail. Okay. The common example of this would be ethanoic acid, acetic acid, and ammonia. So here weak acid and weak base, ammonia and acetic acid we have taken, and this is the reaction given. It so happens that these two both are about equally weak. In this case, the equivalence point is approximately pH 7. Here our analyte NH3 weak acid and the titrant is acetic acid CH3COOH. If we start plotting the pH of the analyte against the volume of acetic acid, then that we are adding from the burette, we get a titration curve as shown below, जो कि यहाँ पे है. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, रनिंग एसिड इनटू अल्कली सेम ही है, सब में वो कांस्टेंट रखा हुआ है. If you notice, there isn't any steep bit in this plot. There is just what we call a point of inflection at the equivalence point. Lack of any steep change in pH throughout the titration renders titration a weak base versus a weak acid difficult, and not much information can be extracted from such a curve. तो इसमें से हमें एग्जैक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बट इतना है कि दोनों वीक है, इक्वेलेंस पॉइंट अराउंड 7 में आ रहा है, और ये एक ऐसा उल्टा ग्राफ जा रहा है. ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, नीचे क्या है अपना, व्हाट यू से, नीचे अपना बेस ये एसिडिक पीएच से चालू हो रहा है और ये बेसिक पीएच तक जा रहा है. तो एज यू वुड बी एडिंग द एनालाइट, इट विल गो स्लोली upside. Okay, so this is how your graph is. So we cannot anything conclude from this graph, but इतना ध्यान में रखो कि वीक एसिड वीक बेस का ग्राफ है तो वो ऐसा दिखता है. ठीक है, और बाकी सब ग्राफ ऐसे एस शेप दिखेंगे, बट उनमें फर्क क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट का. ओके, क्लियर? Yes, sir. So we have the summary for all these titrations that we saw. Okay, in an acid base titration, a known volume of either the acid or the base of unknown concentration is placed in a conical flask. The second reagent of known concentration is placed in burette. तो burette में हमेशा वो चीज़ जाती है जिसका हमें concentration पता है, और फ्लास्क में वो चीज़ जाती है जिसका हमें unknown है, जिसका हमें जानना है. The reagent from the burette is slowly added to the reagent in the conical flask. A titration curve is a plot showing the change in pH of the solution in the conical flask as the reagent is added from the burette. A titration curve can be used to determine the equivalence point of an acid-base reaction, the point at which the amount of acid and base are just sufficient to cause complete neutralization. Okay, तो equivalence point हम जान सकते हैं titration curve से. pH of the solution at equivalent point is dependent on the strength of the acid and strength of the base used in the titration. तो हमें क्या पता चलता है, कौन सा एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग वीक जो भी लिया है उसके बेसिस पे हमें pH ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट पता चलता है. अब इक्विवेलेंस पॉइंट के जनरल कंसिडरेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट है. फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन pH 7 पे इक्विवेलेंस पॉइंट होता है. फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिसिटी की तरफ जाएगा, इसलिए pH मोर देन 7 एट इक्विवेलेंस पॉइंट. एंड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन pH लेस देन 7 एट इक्विवेलेंस पॉइंट. ओके, so this is how it proceeds. Is this clear to all? Yes, sir. Okay, we'll move ahead. Now we'll start with another titrations, that is non-aqueous titrations. Okay, non-aqueous titrations, from the name itself we come to know that here there is no involvement of water as a solvent. Okay, इसलिए these are known as non-aqueous titrations. Non-aqueous titration. So non-aqueous titration is the titration of substances dissolved in solvent other than water. वाटर के अलावा अगर कोई सॉल्वेंट लिया है तो हम वो टाइट्रेशंस को नॉन एक्वियस टाइट्रेशन बोलते हैं. It is the most common titrametric procedure used in pharmacopoeial assays and serve a double purpose. It is suitable for the titration of very weak acid and very weak bases and it provides a solvent in which organic compounds are soluble.
ओके तो इसका बेनिफिट क्या है कि एकदम वीक एसिड या एकदम वीक बेस होगा ना आपका, उसका भी आप टाइट्रेशन कर सकते हो। ओके एंड ऑल्सो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, तो आप उसका टाइट्रेशन नहीं कर सकते। सो इसकी वजह से यहाँ पे आप वाटर को छोड़ के दूसरा सॉल्वेंट यूज करोगे, वो सॉल्वेंट में वो कंपाउंड सोल्यूबल होंगे, तो दैट इज इजी फॉर दोज सोल्यूट्स फॉर द टाइट्रेशन। The most commonly used procedure is the titration of organic bases with perchloric acid in anhydrous acetic acid. These assays sometimes take some perfecting in terms of being able to judge the endpoint precisely. The Karl-Fischer titration for water content is another non-aqueous titration usually done in methanol or sometimes in ethanol. Since water is the analyte, in this method it cannot be used as a solvent. ओके तो यहाँ पे क्या है, वाटर खुद भी हम वीक एसिड या वीक बेस करके कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसलिए वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हम नहीं यूज कर सकते। सो दीज आर नॉन एक्वियस टाइट्रेशंस। कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो है आपने सुना होगा, कार्ल फिशर टाइट्रेशन क्यों करते हैं, टू डिटेक्ट द मॉइस्चर एंड वाटर कंटेंट। ओके तो वाटर कंटेंट और मॉइस्चर डिटेक्शन के लिए भी कार्ल फिशर टाइट्रेशन यूज करते हैं, और ये जो टाइट्रेशन है ये भी नॉन एक्वियस टाइट्रेशन कंसिडर किया जाता है। मूविंग अहेड, नीड ऑफ नॉन एक्वियस टाइट्रेशन। क्यों हमें ज़रूरत है नॉन एक्वियस टाइट्रेशन की, अगर पानी के साथ हम कर सकते हैं तो वाई डू वी नीड नॉन एक्वियस नॉन वाटर बेस्ड। Oftentimes we need to perform an acid-base titration in non-aqueous solvent due to the analyte is too weak acid or base to be titrated with water. तो वाटर के साथ एकदम वीक एसिड या एकदम वीक बेस हम टाइट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरा सॉल्वेंट चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो भी रिएक्शन है उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर में इनसोल्यूबल होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स रिएक्ट विद वाटर, क्या होता है, दे रिएक्ट विद वाटर अननेसेसरीली, हमें कोई और रिएक्शन नहीं लानी है उसमें, तो टू अवॉइड दैट वी डोंट यूज वाटर। Titration in water doesn't allow a sharp endpoint, but in non-aqueous solvent with a stronger base than OH minus, it is possible to get a sharper endpoint. Okay, तो H2O की वजह से हमें sharper endpoint नहीं मिलता, okay, but जब हम non-aqueous solvent use करते हैं तो we get sharper endpoint. Okay, got it? Solvents used in non-aqueous titrations. So there are different kind of solvents which are used in non-aqueous titration. Obviously we are not going to use water. Then what we are going to use, there are listed here. Okay, first is protogenic solvent. These are acidic in properties. Okay, GPAT में ये पूछा जाता है, protogenic solvent is what? Okay, तो नीचे ऑप्शंस होते हैं। So these are acidic in properties. These solvents have relatively high dielectric constant and they are ionized. ओके सो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट आयोनाइज्ड होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और एसिडिक होते हैं। ओके ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जीपेन में। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ओके ये तीन है, तो पता होना चाहिए what is protionic solvent and what are the examples. Next is protophilic solvent. They are basic in nature and react with acid to form the solvated proton. The solvents have high dielectric constant. They are ionized. So pyridine dimethylformamide and ethylene diamine. These are the examples. These are also ionized. Okay, they are basic in nature and react with the acid to form the solvated proton. Okay, and they also have high dielectric constant. Who? Protophilic solvent. Pyridine dimethylformamide and ethylene diamine are the examples. Next, aprotic solvent. These are the solvent we cannot able to donate any hydrogen. In this solvent, both acidic and basic properties are entirely absent. Okay, these are aprotic solvent. इनके पास प्रोटॉन ही नहीं है डोनेट के लिए, और ये ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक। एग्जाम्पल है हेक्सेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट इज एम्पीप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके the solvent have both protogenic and protophilic properties, water and ethanol. These are amphiprotic solvent. Water we are not going to use, so ethanol is we can consider here. Okay, moving ahead,
all these solvents are detailedly discussed. Okay, so in the coming session we'll discuss this. Okay, about all these solvents. The next is about titrants used in non-aqueous titration. So acidic titration we use perchloric acid, para-toluene sulfonic acid, 2,4-dinitrobenzene sulfonic acid. And basic titrants tetrabutyl ammonium hydroxide, sodium acetate, potassium ethoxide, and sodium amino ethoxide. These are different titrants which we use in non-aqueous titrations. Okay, so this is all about your non-aqueous titrations part. The next session will be just looking into these in detail about your solvents, and then we will start with complexometric titrations. I hope this is clear to all of you till now, whatever I have taught. Yes. Yes, sir. Yes, sir. If you have any, Yes, sir. if you have any queries, questions, you can ask. Hello. If you don't have any queries or questions, you can either unmute and say no query question, or you can either mention no in the chat box so that it would be clear that there are no queries from your end. No query, sir. Okay, fine. Fine then, if there are no questions and queries, we'll continue in the session. We would be having our session tomorrow. Okay, I will put the details in our group. Okay, Okay, sir. chalo then, bye. Okay, Thank you sir. everyone. Bye. Thank you, sir.